नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो कक्षा 12 के समाजशास्त्र में हमारी प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के दूसरे अध्याय को हम पढ़ रहे थे। हमारा दूसरा अध्याय जिसका नाम था भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। हम इस अध्याय में 2 भागों को पूर्ण कर चुके हैं। पिछले भाग में हमने जनसांख्यिकी के 2 मुख्य सिद्धांतों का अध्ययन किया था और उसी को लगातार जारी करते हुए हम आज के इस तीसरे भाग में जनसांख्यिकी की कुछ सामान्य संकल्पनाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का भाग वास्तव में आपको जनसांख्यिकी में वास्तविक रूप से किस किस प्रकार की संकल्पनाएं सम्मिलित की जाती हैं और उनकी गणना कैसे की जाती है, इससे आपको अवगत कराने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं यह भाग। अधिकांश जनसांख्यिकी संकल्पनाओं को दरों या अनुपात में अभिव्यक्त किया जाता है। तो बच्चों ये बात आप याद रखेंगे कि जब भी हम जनसांख्यिकी संकल्पनाओं की चर्चा करते हैं तो इन जनसांख्यिकीय संकल्पनाओं को दरों के रूप में या अनुपात के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। क्योंकि इनका मापन किया जाता है, गणना की जाती है, तो विशेष सूत्र द्वारा इनकी गणना संभव हो पाती है। तो उन सूत्रों में आप पाएंगे कि एक दर या अनुपात को अक्सर रखा जाता है। इसके अलावा इन संकल्पनाओं में 2 संख्याएं शामिल होती हैं। जब हम किसी भी चीज़ का अनुपात ज्ञात करते हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ 2 संख्याओं को हमें शामिल करना होता है और इसी प्रकार ये जो जनसांख्यिकी की संकल्पनाएं हम पढ़ने जा रहे हैं वहाँ भी आपको 2 संख्याएं देखने को मिलती हैं। एक का संबंध विशिष्ट भौगोलिक या प्रशासनिक इकाई से तथा दूसरी तुलना के लिए मानक का काम करती है। आप ये याद रखेंगे कि यहाँ ये जो 2 संख्याएं होती हैं उन दोनों संख्याओं का अपना अपना महत्व है। जो एक संख्या है, पहली संख्या है, उसका संबंध विशिष्ट भौगोलिक या प्रशासनिक इकाई से रखा जाता है और जो दूसरी संख्या होती है वो एक मानक के रूप में तुलना का कार्य करती है। इस बात को, इस चीज़ को आप और अच्छे से जान पाएंगे जब आप कुछ जनसांख्यिकी संकल्पनाओं को समझेंगे, उनके सूत्रों को जानेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं सबसे पहले जन्म दर के बारे में। अब यहाँ जनसांख्यिकी संकल्पनाओं के रूप में हमें जन्म दर को जानना है, मृत्यु दर को जानना है, हमें जनसंख्या वृद्धि दर की बात करनी है, हमें मातृ मृत्यु दर की बात करनी है, हम पराश्रितता अनुपात की बात करेंगे, हम आयु संरचना की चर्चा करेंगे। ये सभी जनसांख्यिकी संकल्पनाएं हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं जन्म दर से। जन्म का अर्थ आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो अब जन्म दर कैसे ज्ञात की जाती है, तो आप बिल्कुल सामान्य रूप से अगर समझें तो प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या ही जन्म दर कहलाती है। यानी 1000 जनसंख्या किसी भी स्थान पर हम मानते हैं तो वहाँ 1000 लोगों पर कितने बच्चों का जन्म हुआ है उसे ही जन्म दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ हम सूत्र देख लेते हैं जन्म दर का कि वास्तव में जन्म दर ज्ञात कैसे की जाती है, कौन सी 2 इकाई या 2 संख्याओं को यहाँ रखा जाता है। तो देखिए जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म। तो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मों की संख्या को भाग दिया जाता है किसी क्षेत्र विशेष में 1 वर्ष के मध्य जनसंख्या। अब संपूर्ण वर्ष में से बिल्कुल मध्य में जो उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या है वो संख्या यहाँ रख दी जाती है और किसी उस वर्ष में, संपूर्ण वर्ष में जो जीवित जन्म उस स्थान पर हुए हैं उन्हें ऊपर रखा जाता है और गुणा कर दिया जाता है 1000 से। हम कह सकते हैं जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा किसी क्षेत्र विशेष में 1 वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणा 1000। तो वास्तव में यहाँ हम यही ज्ञात कर रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र विशेष में 1000 की जनसंख्या पर
कुल कितने जीवित जन्म रहे हैं। तो ये होती है हमारी जन्म दर, और जनसांख्यिकी संकल्पनाओं में जन्म दर एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसी भी क्षेत्र विशेष में वास्तविक जो जन्मों की संख्या है उसे हम जन्म दर के द्वारा ही ज्ञात कर पाते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात कर सकते हैं मृत्यु दर की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम जनसांख्यिकी की बात करते हैं तो वहाँ पर जन्म, मृत्यु और प्रवसन की संख्या के आधार पर उस जनसंख्या की जो संरचना है उसको जाना जाता है, उसे समझा जाता है। तो जन्म दर के अलावा यहाँ पर मृत्यु दर भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मृत्यु दर को आप किस रूप में जानेंगे? तो किसी एक क्षेत्र विशेष में एक निर्धारित अवधि के दौरान हुई मृत्यु की संख्या को ही मृत्यु दर के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अब मृत्यु दर का भी जन्म दर की तरह ही एक विशेष सूत्र होता है, उस सूत्र को देख लेते हैं बच्चों। मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष में अनुमानित जनसंख्या गुणा 1000। यहाँ पर भी 1000 की इकाई को रख के ही मृत्यु दर ज्ञात की जा रही है। तो मृत्यु दर को हम कैसे व्यक्त करते हैं? किसी वर्ष विशेष में कुल मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष में अनुमानित जनसंख्या गुणा 1000, और इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं कि उस क्षेत्र विशेष में एक निर्धारित वर्ष के दौरान कुल 1000 जनसंख्या पर कितनी मृत्यु हुई है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ भी 1000 से गुणा किया जा रहा है। तो जनसंख्या को समझने की दृष्टि से यहाँ 1000 को एक इकाई के रूप में रख लिया जाता है। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत महत्व रखती हैं किसी भी क्षेत्र विशेष की जनसांख्यिकीय संरचना को समझने के लिए। मृत्यु दर के जो आंकड़े हैं और जन्म दर के जो आंकड़े हैं वो वास्तव में परिवार से सूचना प्राप्त करके ही एकत्रित किए जाते हैं। तो परिवार की सूचना जो है वो ही वास्तव में जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़ों को निर्धारित करती है। आप याद रखेंगे कि भारत सहित विश्व में अधिकांश देशों में कानूनी तौर पर जन्म एवं मृत्यु की सूचना संबंधित प्राधिकरण को देनी होती है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि किसी भी परिवार में कोई जन्म हो रहा है, यानी कोई भी बच्चे का जन्म हो रहा है या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तो उन दोनों स्थितियों में ये अपेक्षा की जाती है कि उस परिवार के लोगों द्वारा विशेष प्राधिकरण को ये सूचना पहुंचा दी जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सूचना एकत्रित करने का ग्रामीण और शहरी जो क्षेत्र हैं वहाँ जो केंद्र बनाए गए हैं वो अलग अलग हैं। जैसे गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में ये सूचना कहाँ एकत्रित होती है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या पुलिस थाने पर इस सूचना को पहुंचाया जाता है। तो वास्तव में जन्म और मृत्यु से संबंधित आंकड़े ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर या पुलिस थाने के अंतर्गत एकत्रित किए जाते हैं। वहीं अगर हम शहर की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्र में ये कार्य जो है वो नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा किया जाता है। आप ये भी जानते हैं कि जन्म और मृत्यु के सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं जिसको हम बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट का नाम देते हैं, और इनकी अपनी उपयोगिता होती है और वास्तव में ये बहुत आवश्यक हो जाते हैं। और इस कारण से जब कोई भी व्यक्ति एक बच्चे के जन्म होने पर उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने आता है या जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आता है तो स्वतः ही वो आंकड़ा रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। और इसी प्रकार किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर जब उस व्यक्ति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है या डेथ सर्टिफिकेट है वो बनवाया जाता है तो वो भी आंकड़ा स्वतः ही रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। तो बच्चों ये अंतर आप याद रखेंगे कि ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ पर ये कार्य यानी जन्म और मृत्यु से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का कार्य पीएचसी द्वारा यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा या पुलिस थाने द्वारा किया जाता है। वहीं शहरी क्षेत्र में इस कार्य को नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा किया जाता है। अब बच्चों हम अगली संकल्पना की चर्चा करते हैं। अगली संकल्पना कौन सी है? प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समृद्धि
दर, ये प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समृद्धि दर कैसे ज्ञात की जाती है? तो जन्म दर और मृत्यु दर को ज्ञात करने के पश्चात ही प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समृद्धि दर को ज्ञात किया जाता है। ये क्या होती है? तो वास्तव में किसी क्षेत्र विशेष में जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य जो अंतर होता है, उसी अंतर को वास्तव में प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समृद्धि दर का नाम दिया जाता है। तो जो भी आंकड़ा आपको जन्म दर का प्राप्त हुआ और जो आंकड़ा मृत्यु दर का प्राप्त हुआ, उन दोनों के मध्य अंतर ज्ञात किया जाता है और इस प्रकार उस क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वृद्धि दर का पता चलता है। बच्चों, जब यह अंतर शून्य हो जाता है तो कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो गई है या प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गई है। आप ये देखिए कि किसी क्षेत्र विशेष में यदि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का अंतर जब ज्ञात किया गया और वहाँ शून्य प्राप्त हो रहा है, यानी जितने जन्मों की संख्या उस क्षेत्र विशेष पर एक वर्ष में है, उतनी ही मृत्यु की संख्या प्राप्त हो रही है, तो जन्म दर और मृत्यु दर बिल्कुल समान है। उस स्थिति में ये प्राकृतिक वृद्धि दर जो है वो शून्य प्राप्त होती है और यह माना जाता है कि उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या स्थिर हो गई है, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बच्चों, व्यवहार में यह स्थिति बहुत कम या नगण्य रूप से देखने को मिलती है। यानी व्यवहारिक रूप से किसी भी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का स्थिर हो जाना या शून्य प्राकृतिक दर का प्रदर्शित होना सामान्य नहीं है। ऐसा बहुत ही कम देखा गया है या नगण्य रूप से ही ऐसा होना संभव होता है। यहाँ एक और शब्द आप समझेंगे बच्चों, ये संकल्पना जिसे हम प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है। प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं? यदि किसी क्षेत्र विशेष में जितने बूढ़े लोग मरते हैं उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि उस क्षेत्र विशेष में प्रतिस्थापन स्तर की अवस्था उत्पन्न हो गई है। तो प्रतिस्थापन स्तर क्या है? जितने बूढ़े लोगों की मृत्यु हो रही है उतने ही नए बच्चों का जन्म हो रहा है। यदि ये संख्या बिल्कुल बराबर रहती है तब हम उस क्षेत्र विशेष में प्रतिस्थापन स्तर की अवस्था की चर्चा करते हैं। अब बच्चों, हमें अन्य संकल्पनाओं को समझना है। जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर तथा प्रतिस्थापन स्तर की जो चर्चा है, उसके बाद अन्य संकल्पनाओं में हमें सबसे पहले जानना है प्रजनन दर को। यह प्रजनन दर भी किसी क्षेत्र विशेष की एक वास्तविक स्थिति का प्रदर्शन करती है। प्रजनन दर से क्या आशय है तो देखते हैं। प्रजनन दर का अर्थ है बच्चे पैदा कर सकने की आयु, जो सामान्यतः लगभग 15 से 49 वर्ष मानी जाती है। तो इस आयु वाली प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। तो वास्तव में आप दो बातें यहाँ समझेंगे बच्चों। एक ये कि प्रजनन के संबंध में हम जानते हैं कि बच्चों का जन्म महिलाओं से होता है या महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, तो इसकी भी एक विशेष आयु होती है, यानी बच्चे पैदा कर सकने की एक विशेष आयु होती है और सामान्य रूप से इस आयु को लगभग 15 से 49 वर्ष माना जाता है। तो ये जो 15 से 49 वर्ष की महिलाएं हैं, उनमें प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को प्राप्त कर लिया जाता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में इस आयु वर्ग की 1000 महिलाओं पर कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, उसे ही प्रजनन दर का नाम दिया जाता है। तो बच्चों, भारत में प्रजनन दर 2.4 प्रति महिला
वर्तमान में मानी गई है। अब यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि हमारी जो सबसे नवीन अब तक की इस स्थिति में जो जनगणना रही वो 2011 की जनगणना रही। 2011 के बाद अब हमारी नवीन जनगणना भविष्य में आने वाली है। अभी हम जो भी आंकड़ों की भारत के संदर्भ में बात करेंगे, हमारे देश के संदर्भ में बात करेंगे, वो आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार ही होंगे। और 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में प्रजनन दर 2.4 प्रति महिला मानी गई है। यानी प्रति महिला एक महिला अपने जीवन में 2.4 बच्चों को जन्म देती है। ये आंकड़े हैं बच्चों। 2.4 का जो अर्थ है वो आपको समझना है कि 3 से कुछ कम, ठीक है। तो यहाँ हमने भारत की प्रजनन दर को जाना। अब हम एक नई जो संकल्पना है उसको समझेंगे और इस नवीन संकल्पना का नाम है शिशु मृत्यु दर, जिसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या IMR कहा जाता है। सामान्य रूप से कई बार इसे IMR के रूप में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के रूप में लिखा जाता है। तो शिशु मृत्यु दर क्या है? तो उन बच्चों की मृत्यु की संख्या को इसके द्वारा दर्शाया जाता है जो जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही मर जाते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष में जो भी जीवित बच्चों का आंकड़ा है, उन जीवित बच्चों के आंकड़ों में से जो 1000 बच्चे हैं, उनमें से 1 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले कुछ बच्चे मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो जितने बच्चे 1 वर्ष की आयु से पहले ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उसे ही शिशु मृत्यु दर का नाम दिया जाता है। तो बच्चों आप आसानी से समझिए कि किसी भी क्षेत्र विशेष में 1000 जन्मों पर 1 वर्ष से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या या 1 वर्ष से पहले मृत हो जाने वाले शिशुओं की संख्या को ही शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या IMR कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं मातृ मृत्यु दर की, मदर मोर्टेलिटी रेट की। इसको MMR से प्रदर्शित करते हैं। तो मातृ मृत्यु दर या मदर मोर्टेलिटी रेट भी एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय संकल्पना है। यहाँ आप याद रखेंगे कि ये जो दर होती है, ये वास्तव में उन महिलाओं की संख्या की सूचक है जो जीवित प्रसूति के 1 लाख मामलों में अपने बच्चों को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ आप याद रखेंगे बच्चों कि ये एक ऐसी संख्या है जो कि जीवित प्रसूति के, यानी जब प्रसूति का समय था तब जीवित प्रसूति हुई, और 1 लाख ऐसे मामले में, यानी बच्चा तो जन्मा, ठीक है, 1 लाख ऐसे मामलों में जो बच्चों को जन्म देने के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। यानी गर्भाधान के बाद जब बच्चे की डिलीवरी का टाइम आता है तो बच्चे को तो जन्म मिल जाता है लेकिन माता की मृत्यु हो जाती है। तो कुल 1 लाख जीवित प्रसूति के मामलों में जितनी भी माताओं की मृत्यु होती है उसे ही मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर की ऊंची दरें निश्चित रूप से गरीबी व पिछड़ेपन की सूचक हैं। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। आप याद रखेंगे कि किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी राज्य या देश में यदि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की दरें बहुत ऊंची हैं तो यह प्रदर्शित करता है कि उस क्षेत्र विशेष में चिकित्सा सुविधा अच्छी नहीं हैं, और साथ के साथ उस क्षेत्र विशेष में गरीबी और पिछड़ेपन का प्रदर्शन भी इन दरों द्वारा होता है। और यह चिंता का विषय है कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में भी जो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर है, यानी IMR और MMR है, वो काफ़ी
उच्च बनी हुई है। इस संदर्भ में यद्यपि सरकार द्वारा कई नीतियों में बदलाव किया जा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, फिर भी यह एक चिंता का विषय है। इस संदर्भ में आप अपनी आगे की कक्षाओं में और गहराई से जानेंगे। बच्चों, अब हम एक अन्य संकल्पना को जानते हैं जिसका नाम है आयु संभाविता या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आयु संभाविता से आप क्या समझेंगे? तो एक व्यक्ति का औसत आयु काल कितना होगा, इसकी जो प्रत्याशा की जाती है उसे ही आयु संभाविता कहा जाता है। यह इस बात की सूचक है कि एक औसत व्यक्ति अनुमानतः कितने वर्षों तक जीवित रहेगा। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी औसत व्यक्ति के जीवित रहने के वर्षों का जो अनुमान लगाया जाता है उसे ही आयु संभाविता का नाम दिया जाता है। इसकी गणना किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित अवधि के दौरान एक आयु विशेष में मृत्यु दर संबंधी आंकड़ों के आधार पर की जाती है। तो आयु संभाविता कैसे ज्ञात की जाती है? तो आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान किसी विशेष आयु वर्ग में जो मृत्यु दर की गणना रहती है, जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, उसी आधार पर यह पता लगाया जाता है कि उस क्षेत्र विशेष में आयु संभाविता कितनी है, यानी एक औसत व्यक्ति का जीवन कितने वर्षों तक का होगा। अब बच्चों, हम बात करते हैं एक अन्य संकल्पना की, जो है स्त्री पुरुष अनुपात। इस स्त्री पुरुष अनुपात को लिंगानुपात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लिंगानुपात या स्त्री पुरुष अनुपात क्या होता है बच्चों? तो आप ध्यान रखेंगे किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों के प्रति महिलाओं की जो संख्या है उसे ही स्त्री पुरुष अनुपात का नाम दिया जाता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में 1000 पुरुषों के प्रति कितनी महिलाएं उपस्थित हैं, यानी महिलाओं की संख्या कितनी है, उसे ही स्त्री पुरुष अनुपात कहा जाता है। तो लिंगानुपात या स्त्री पुरुष अनुपात का जो सूत्र है उस सूत्र को देख लेते हैं। स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। तो बच्चों, आप यहाँ सूत्र देख रहे हैं, ये हमारे देश भारत में इसी प्रकार ज्ञात किया जाता है। यानी स्त्री पुरुष अनुपात को ज्ञात करने के लिए स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000 किया जाता है और लिंगानुपात प्राप्त किया जाता है। भारत में जो लिंगानुपात है, यानी हमारे देश में जो लिंगानुपात है वो 943 प्राप्त किया गया 2011 की जनगणना में। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर हमारे देश में महिलाओं की संख्या सिर्फ 943 है। आप स्पष्टतः देख पा रहे हैं कि यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या काफ़ी कम प्रतीत हो रही है। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि ऐतिहासिक तौर पर सच्चाई ये है कि संपूर्ण विश्व में अधिकांश देशों में महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों से अधिक होती हैं। यानी 1000 पुरुषों के पीछे लगभग 1050 महिलाओं की संख्या पाई जाती है। यानी यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, यानी इतिहास पर दृष्टि डालें, तो संपूर्ण विश्व में इस तरीके के आंकड़े परिलक्षित होते हैं, देखने को मिलते हैं कि 1000 पुरुषों पर उनसे कुछ अधिक महिलाएं होती हैं, यानी 1050 महिलाएं पाई जाती हैं। इसका जो कारण है उसको भी हम जानेंगे, लेकिन जो वास्तविक सच्चाई है प्राकृतिक रूप से क्या होता है वो देख लेते हैं। हालांकि कुदरती तौर पर मादा बच्चों की तुलना में नर बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से कुदरती तौर पर जो जन्म है
उनमें नर बच्चों की संख्या मादा बच्चों की तुलना में कुछ अधिक देखी जाती है। 1000 नर बच्चे के पीछे लगभग 943 से 952 मादा बच्चे जन्म लेती हैं। यहाँ बच्चों आप याद रखेंगे कि ये हम एक जैविक रूप से या प्राकृतिक रूप से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर कह रहे हैं कि किसी भी स्थान विशेष में 1000 नर बच्चे यदि पैदा होते हैं तो वहाँ मादा बच्चों के पैदा होने की संख्या उनसे कुछ कम रहती है, यानी लगभग 943 से 952 ही रहती है। यदि यह सत्य है, यानी जैविक रूप से यह संख्या कम है, जो महिलाओं या जो मादा बच्चों की संख्या है वो जन्म ही कम ले रही है, तो कैसे ऐतिहासिक रूप से जो पुरुष हैं उनकी तुलना में स्त्रियों की संख्या विश्व भर के अलग अलग हिस्सों में अधिक देखी गई है। तो उस कारण को जान लेते हैं। लिंगानुपात का महिलाओं के पक्ष में होने का क्या कारण है? तो बच्चों यहाँ दो मुख्य कारण आपको याद रखने हैं। पहला कारण ये है कि बालिका शिशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होना। शोध द्वारा यह ज्ञात किया गया है कि किसी भी स्थान विशेष पर जो बालिका शिशु जन्म लेती हैं उनकी बालकों की तुलना में रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बेहतर पाई जाती है। ये जैविक रूप से एक प्रकृति की देन देखी जाती है कि जो बालिका शिशु हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की क्षमता उनके शरीर में अधिक बेहतर पाई जाती है। उसके अलावा जो दूसरा यहाँ कारण है वो यह है कि जीवन प्रत्याशा महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक होना। यह भी स्पष्ट है, संपूर्ण विश्व के आंकड़े ये बताते हैं कि अधिकतर देशों में जो महिलाएं हैं उनकी जीवन प्रत्याशा यानी औसत रूप से एक महिला कितने वर्षों तक जीवन जीती है वह जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में कुछ अधिक पाई जाती है। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से क्यों संपूर्ण विश्व में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या थोड़ी सी अधिक देखी गई, जबकि प्राकृतिक रूप से जैविक रूप से जो मादा बच्चों की संख्या है वो नर बच्चों की संख्या में कम देखी जाती है। अब बच्चों कुछ देशों की हम अगर बात करें जैसे चीन, दक्षिण कोरिया और हमारा देश भारत, इन देशों में स्त्री पुरुष अनुपात घटता जा रहा है। यहाँ आप याद रखेंगे कि यद्यपि ऐतिहासिक रूप से यह अनुपात उच्च रहा यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कुछ अधिक रहती थी, अब इन देशों में यानी हमारा देश भारत, उसके अलावा चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में ये अनुपात दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इस अनुपात की हम आगे बहुत ही गहन चर्चा करने वाले हैं जब हमारे देश के संदर्भ में हम अलग अलग जनसांख्यिकी संकल्पनाओं के आंकड़ों को देखेंगे। यहाँ एक जो मुख्य कारण निकल के आता है कि क्यों हमारे देश में इस प्रकार स्त्री पुरुष अनुपात घटता जा रहा है, तो एक बड़ा कारण है बेटे को अधिमान्यता। सामान्यतः पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। ये हमारे समाज की एक विडंबना ही है कि कई सारे कारणों से किसी भी क्षेत्र विशेष में पुरुषों की जो अधिमान्यता है वो देखी जाती है, यानी महिलाओं की तुलना में जो पुरुष होते हैं या बालिकाओं की तुलना में बालकों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ इस संदर्भ में आगे गहराई से हमें चर्चा करनी है, लेकिन ये बात आप याद रखेंगे कि विश्व के कुछ हिस्से जहाँ स्त्री पुरुष अनुपात घटता जा रहा है उनमें हमारा देश भारत भी शामिल है। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं आयु संरचना की। आयु संरचना भी एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय संकल्पना है। कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या है, यानी जो कुल जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष की है वहाँ अलग अलग आयु वर्ग के व्यक्तियों का क्या अनुपात है, इसे ही आयु संरचना के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आयु संरचना विकास के स्तर व औसत
आयु संभाविता स्तर में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलती रहती है। तो किसी भी क्षेत्र विशेष की जो आयु संरचना है वो दो मुख्य कारणों से परिवर्तित होती है। वो दो मुख्य कारण कौन से हैं? एक है विकास का स्तर। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में विकास का स्तर यदि बढ़ता है तो आयु संरचना में परिवर्तन होते हैं। और इसी प्रकार जो आयु संभाविता है, तो किसी भी क्षेत्र विशेष में आयु संभाविता में यदि वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, तब भी आयु संरचना में बदलाव होते हैं। तो बच्चों याद रखेंगे आप इस चीज़ को कि विकास के बढ़ने के साथ कई सारी सुविधाओं में बड़े परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों का सीधा सीधा प्रभाव किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली जो जन्म और मृत्यु की संख्या है उन पर भी पड़ता है। और साथ के साथ आयु संभाविता जो है वो भी विकास के स्तरों से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे किसी देश में या किसी क्षेत्र विशेष में विकास बेहतर होती जाती हैं, जो स्वास्थ्यगत ढांचा है उसमें बढ़ोतरी होती है, तो उस संदर्भ में आयु संभाविता में भी वृद्धि होती है। और इन दोनों कारणों से यानी विकास के स्तर और आयु संभाविता में परिवर्तन होने के कारण ही जो आयु संरचना है उस क्षेत्र की वहाँ भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उच्च शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर भी आयु संरचना को प्रभावित करती हैं। यह भी सत्य है बच्चों कि किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि शिशु मृत्यु दर उच्च है और मातृ मृत्यु दर भी उच्च है तो ये दोनों संकल्पनाएं भी वास्तव में आयु संरचना पर बड़ा प्रभाव डालती है। ये जो आयु संरचना है उसके संबंध में आपको एक बात स्पष्ट जाननी है कि विकास के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार होता है। ये चर्चा हमने की कि जैसे जैसे किसी भी क्षेत्र का विकास आगे बढ़ता है तो वहाँ की जो जीवन स्तर है वहाँ बहुत परिवर्तन आते हैं और जीवन स्तर में काफ़ी सुधार होता है। उसके साथ ही आयु संभाविता में वृद्धि होती है। जब जीवन स्तर में सुधार होगा तो लोगों के जो जीवन जीने की प्रत्याशा की आयु है या जो आयु संभाविता है वो बढ़ती है और इसके फलस्वरूप आयु संरचना में बड़े परिवर्तन होते हैं। अब बच्चों छोटी आयु के वर्ग में जनसंख्या कम होना तथा बड़ी आयु के वर्ग में जनसंख्या अधिक होना, इसे जनसंख्या का बूढ़ा होना कहा जाता है। आप याद रखेंगे कि यदि किसी क्षेत्र विशेष में ऐसा प्रदर्शित हो रहा है कि जो छोटी आयु के वर्ग हैं वहाँ जनसंख्या कम हो रही है, जबकि जो बड़ी आयु वर्ग हैं वहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनकी संख्या अधिक है तुलनात्मक रूप से, यानी कि जो जन्म दर है वो काफ़ी कम बनी हुई है और मृत्यु दर भी काफ़ी कम बनी हुई है और विकास के स्तरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो छोटी आयु वर्ग की जनसंख्या है वो कम होती जाती है और उसकी तुलना में जो बड़ी आयु वर्ग की जनसंख्या है वो अधिक रहती है और इसे कहा जाता है जनसंख्या का बूढ़ा होना। अब इससे संबंधित जो एक अन्य संकल्पना है उसको कहा जाता है पराश्रितता अनुपात। ये पराश्रितता अनुपात क्या होता है देख लेते हैं बच्चों। पराश्रित यानी आश्रित होना, ठीक है। पर और आश्रित, दूसरों पर आश्रित होना पराश्रितता कहा जाता है। यह जनसंख्या के पराश्रित व कार्यशील हिस्सों को मापने का साधन है। वास्तव में किसी भी जनसंख्या विशेष में हम दो हिस्से कर सकते हैं। एक हिस्से को हम पराश्रित वर्ग कह सकते हैं और दूसरे हिस्से को हम कार्यशील वर्ग कह सकते हैं। तो बच्चों
पराश्रित वर्ग जो है उसमें किस किस को रखा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि छोटे बच्चों को यानी 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पराश्रित वर्ग में रखा जाता है, क्योंकि वे स्वयं रोजगार करने में सक्षम नहीं है, स्वयं कार्य करते नहीं हैं, अपने जीवन यापन के लिए वह दूसरों पर निश्चय ही निर्भर रहते हैं, अपने माता पिता पर वे निर्भर रहते हैं, या अगर माता पिता नहीं है तो भी वो किसी अन्य व्यक्ति पर ही निर्भर रहते हैं। उसके अलावा जो बूढ़े व्यक्ति हैं यानी 64 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उन्हें भी पराश्रित वर्ग में ही सम्मिलित किया जाता है। तो बच्चों ये दोनों वर्ग पराश्रित वर्ग में आते हैं, यानी छोटे बच्चे 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे, और जो बूढ़े लोग होते हैं यानी 64 वर्ष से अधिक आयु के लोग, वो भी स्वयं अपना जीवन यापन रोजगार द्वारा करने में सक्षम नहीं रह पाते हैं और इस कारण वो भी दूसरों पर निर्भर या आश्रित होते हैं। वहीं दूसरा जो वर्ग है कार्यशील वर्ग, वहाँ हम किसे सम्मिलित करते हैं, तो आप याद रखेंगे कि कार्यशील वर्ग में युवा व प्रौढ़ सम्मिलित होते हैं। और ये युवा व प्रौढ़ किस आयु के होते हैं, तो लगभग 15 से 64 आयु वर्ग के ये लोग होते हैं। ये वाला जो काल है लगभग 15 से 64 वर्ष, इस दौरान व्यक्ति काफ़ी सक्रिय होता है, वो कोई ना कोई रोजगार, कोई ना कोई कार्य करता है, अपने जीवन यापन के प्रयास करता है और साथ के साथ अपने परिवार के जो पराश्रित लोग हैं उनकी जिम्मेदारी भी निभाता है। तो इस प्रकार किसी भी जनसंख्या को इन दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, पराश्रित वर्ग और कार्यशील वर्ग। अब बच्चों इनके द्वारा ही हम ज्ञात कर सकते हैं पराश्रितता अनुपात प्रतिशत। अब ये पराश्रितता अनुपात प्रतिशत जो होता है उसे कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए जो 15 वर्ष से कम और 64 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, यानी कि जिन लोगों को हमने पराश्रित वर्ग में रखा था, उनको ऊपर रखा जाता है उनकी संख्या को, और बटे में रखा जाता है 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग के लोग, यानी कि पराश्रित वर्ग बटा कार्यशील वर्ग गुणा 100 किया जाता है और इस प्रकार हमें पराश्रितता अनुपात प्रतिशत प्राप्त होता है। यह प्रतिशत वास्तव में यह दर्शाता है कि जो कार्यशील वर्ग है उस कार्यशील वर्ग पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित रह रहे हैं, यानी कुल कार्यशील वर्ग और जो पराश्रित वर्ग हैं उनमें क्या प्रतिशत आ रहा है। बढ़ता हुआ पराश्रितता अनुपात जो है वो किसी भी देश के लिए चिंताजनक होता है। यदि पराश्रितता अनुपात बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो वो बढ़ता हुआ पराश्रितता अनुपात वास्तव में उस देश के लिए चिंतापूर्ण या चिंतनशील स्थिति को उजागर करता है। यानी उस विशेष क्षेत्र में जो कार्यशील वर्ग है उन पर जिम्मेदारी बहुत अधिक है या बहुत अधिक लोग उन पर आश्रित हैं। वहीं गिरता पराश्रितता अनुपात जो है वो फायदेमंद होता है। और फायदेमंद कैसे होता है, क्योंकि यहाँ ये पता चलता है कि जो कार्यशील वर्ग है उनकी संख्या अधिक है और उनकी तुलना में जो पराश्रित वर्ग है उनकी संख्या कम है, और यह आर्थिक समृद्धि व समृद्धि का स्रोत होता है। तो इस प्रकार से अगर किसी क्षेत्र विशेष में पराश्रितता अनुपात कम हो रहा है, गिर रहा है, तो यह उस क्षेत्र विशेष की आर्थिक समृद्धि का और उस क्षेत्र विशेष की समृद्धि का स्रोत माना जा सकता है। साथ के साथ आप याद रखेंगे कि इसे कभी कभी जनसांख्यिकी लाभांश भी कहा जाता है, यानी कम पराश्रितता अनुपात को जनसांख्यिकी लाभांश का नाम दिया जाता है। यानी कुल जनसंख्या में जो कार्यशील वर्ग है उसकी तुलना में पराश्रित वर्ग काफ़ी कम है और इस कारण कार्यशील वर्ग का जो उत्पादन है वो काफ़ी महत्व रखता है और वो उस क्षेत्र विशेष को विकास के पथ पर आगे लेकर जाता है। तो बच्चों आज के
इस भाग में हमने जनसांख्यिकी की विभिन्न संकल्पनाओं को जाना। हमने जन्म दर की चर्चा की, हमने मृत्यु दर को जाना कि वह कैसे ज्ञात की जाती हैं, हमने प्रजनन दर की चर्चा की, हमने बात करी जनसंख्या वृद्धि दर की। उसके अलावा बच्चों हमने आयु संरचना की चर्चा की, हमने शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को भी समझा, और इसके बाद हमने अभी अंत में पराश्रितता अनुपात को भी जाना। तो ये सभी जनसांख्यिकी संकल्पनाएं वास्तव में जनसांख्यिकी में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और जब भी किसी क्षेत्र विशेष की जनसांख्यिकी की गणना की जाती है तो इस प्रकार के जो हमने सूत्र देखे, इन सूत्रों की मदद से ये गणनाएं की जाती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमारे इस दूसरे अध्याय को हम अगले भाग में जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।